नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले। क्या कुछ परिवर्तन हुए? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एआईसीटी के पूर्व चेयरमैन और एनईटीएफ के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। सहस्त्रबुद्धे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो आप की पॉइंट के तौर पे समझाएं अगर, तो वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो 2014 से हम 2024 के बीच में देख सकते हैं? सबसे पहले शिक्षा का महत्व जो है उसके वजह से बहुत सारी नई नई शिक्षा की संस्थानें, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हो, और वैसे ही डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस, और हम देखते हैं कि ट्रिपल आईटीज़, ये सभी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरुआत की, तो एजुकेशन सभी लोगों को पहुंचने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और उस दायरे में गत 10 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो आया, वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कमेटी बनाई गई थी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी, उनका जो रिपोर्ट आया वो 2020 में जो आया था, उसके हिसाब से बहुत सारे बदलाव बाद में शुरू हो गए। अगर स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हम पहले तक पढ़ते आए थे 10+2+3, लेकिन अभी जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आया है 5+3+3+4। इसके अलावा बहुत सारे आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिदृश्य हैं। उसमें कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं जो भारत सरकार ने उसमें दृढ़ संकल्पित तौर पर मेंशन की गई हैं? आप उसको बताइए कि एनईपी है क्या बेसिकली। हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद 10वीं तक की शिक्षा सभी लोगों को मिलनी चाहिए, उसके लिए प्रयास तो शुरू हो गए थे। लेकिन जो 10+2 यानी 10 के साथ 2 साल का जो प्रावधान पहले था, उसके जगह में आपने सही कहा अर्चना जी, 5+3+3+4 ये सुझाव इस संस्था को सबको दिया गया है। तो पहले 5 साल जो है उसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से, कुछ जो खिलौने होते हैं उनके माध्यम से विज्ञान सीखने के लिए हो, या नेचर में बाहर जाके देखने के लिए, ऐसे बच्चों को बहुत ही रुचिदायक और इंटरेस्टिंग वे में सिखाने के लिए ये पहला 5 साल का कदम होगा। उसके अगले 3 साल में हम जो 3 Rs कहते थे, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, इसके ऊपर जोर दिया जाएगा। और उसके अलावा ये सारी शिक्षा शुरुआत से ही अपने अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए, इसके बारे भी जोरदार उसके कहा गया है। इतना ही नहीं, बाद में उच्च शिक्षा के लिए जो 10वीं के बाद जो 2 साल अभी है 12वीं, और बाद में जो 15 साल का होगा, उसके बाद भी जब इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, मेडिकल में कहीं भी छात्र जाते हैं तो उनको मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा भी उसमें प्रावधान करने के लिए कहा गया है। तो मेरे ख्याल से ये 5+3 पहले 8 साल के बाद, यानी जब बच्चे 11 साल के हो जाएंगे, तब वो नेक्स्ट फेज़ ऑफ 3 इयर्स जो 3 साल है, उसमें उनको कौशल शिक्षा भी मिलनी चाहिए। तो कौशल शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स भी होते हैं उनको हाथ से काम करने की कई आदत नहीं होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पाते हैं। तो इसलिए एक तरफ हायर एजुकेशन में इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप के साथ साथ उनको अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, ये भी दिया गया है। और लास्ट 4 साल जो है 8वीं के बाद, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो आज की है, उस टाइम में वो जब लास्ट 4 ईयर का फेज़ है, उसमें आज के दिन जैसे रेजिमेंटेशन है, यानी आप आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, लेकिन उस वक्त हमको मैथमेटिक्स के साथ म्यूज़िक, केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स के साथ साइकोलॉजी या फिलॉसफी लेने के लिए भी परमिशन होगी। उसके बावजूद जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके आईआईटी के लिए भी आ सकते हैं, और जो विषय उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से नहीं लिया है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उनकी इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरुआत हो सकती है। वैसे ही किसी ने बायोलॉजी नहीं लिया था 11वीं 12वीं में, तो उसको भी बायोलॉजी के बिना मेडिकल में सीट जरूर मिल सकेगी, लेकिन उसके बाद उसको जो बेसिक बायोलॉजी सीखनी है वो सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा एक प्रावधान जिसमें मल्टी डिसिप्लिनैरिटी, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, ये सभी चीज़ें इस शिक्षा नीति में दी गई है।
कौशल विकास की आपने बात की कि भारत सरकार जो शिक्षा प्रणाली आगे विकसित करना चाहती है उसमें कहीं ना कहीं एकेडमिक के साथ साथ लोगों को, बच्चों को सिखा करके बताना, वो उसके साथ साथ आपने मातृभाषा की बात की। लेकिन आरोप ये भी लगता है कि क्या हम पीछे जा रहे हैं, हमें हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आज के आधुनिक समय में हम क्यों ये मातृभाषा पे फोकस कर रहे हैं? इसके साथ साथ वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो हम इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से दूरगामी तौर पर देखेंगे? देखिए, आज भी हमारा जो हायर एजुकेशन का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जिसको कहते हैं वो 27% है। जब हमको स्वातंत्र्य मिला था तब तो वो बहुत ही कम था, 0.7% था। वहाँ से 27% आने के लिए हमको करीब करीब 75 साल लगे हैं। और हम अगले 10-15 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 50% जाने की कामना करते हैं। और ये यदि होना है तो उसके लिए दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होगी। जो दूर दराज जगह में, गाँवों में, ट्राइबल एरिया में है, उनको बड़े बड़े शहरों में या टाउन्स में आके शिक्षा लेने के लिए प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनकी इनकम लेवल जो है उसके हिसाब से उनको यदि गांव से बाहर आना है तो हॉस्टल का खर्चा आएगा, रहने के लिए खाने पीने का खर्चा आएगा, फ़ी का खर्चा आएगा। तो इसलिए एक तरफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग, जो घर में बैठ के इंटरनेट जहाँ पहुँच जाएगा तो वहाँ अपना एक छोटा सा लैपटॉप या मोबाइल लेके अपना पढ़ाई कर सकेंगे, ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ ये बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेते हैं, उनको अचानक जब सब कुछ अंग्रेज़ी में होता है तो उनको समझ में नहीं आता है। कई बार जिसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और जिन्होंने 80-85% अपने 10वीं 12वीं में किया है, उनको भी जब अंग्रेज़ी में सब होता है तो अचानक उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो कई बार एक आध विषय में फेल भी हो सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए मातृभाषा में शिक्षा बहुत आवश्यक है। और आप जैसे कह रहे थे कि इसमें हिंदी भाषा का नहीं है, हिंदी के अलावा तमिल हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, असमीज़ हो, बंगाली हो, ये सारी भाषाओं में मातृभाषा में अपनी अपनी शिक्षा होने के लिए प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कहा है। ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि सबको फोर्स करके अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए, जिसको जो मर्जी है वो कर सकेंगे। लेकिन जब ये प्रावधान ही नहीं है तो ऐसे दूर दराज जगह के जो बच्चे हैं वो सामने नहीं आते हैं, अपनी अच्छी शिक्षा नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूर दराज जगह में, गाँवों में और जंगलों में रहने वाले छात्र होते हैं, उनको अपने नेचर के साथ रहने के वजह से उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत सारा बड़ा बड़ा नवाचार, इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन शहरों के कंक्रीट जंगल में रहने वालों को ये जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इन सब लोगों को यदि हमको राष्ट्र के साथ जोड़ना है, शिक्षा के साथ जोड़ना है, हम जब इक्विटी की बात करते हैं, सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक ही प्रावधान होगा कि जहाँ इन सब छात्रों को अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए प्रावधान करना है और उनको उसके बाद अपने आप अंग्रेजी भी सीखेंगे। हम ऐसा अंग्रेजी का विरोध नहीं है, अंग्रेजी भी सीखेंगे, चाहिए तो फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन भी सीखेंगे, जापानीज़ भी सीखेंगे। और एक बात है कि बहुत लोग पीछे जाने की बात करते हैं, तो दुनिया के सबसे अच्छे बड़े टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले जो देश है, जर्मन हो, फ्रेंच हो और जापानीज़ हो, सिंगापुर हो या चाइनीज़ हो, इन सब लोगों ने अपने अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग शिक्षा, मेडिकल शिक्षा करके उन्होंने प्रोडक्ट्स जो डेवलप किए आज यूज़ करते हैं। इसका मतलब मातृभाषा में सीखने से कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं है। उल्टा वो सोचने का ढंग जो बचपन से जो सीखे उसमें से अच्छा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी मातृभाषा की वजह या किसी कोई भी भाषा जो है हर्डल नहीं होनी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। इनोवेशन की आपने बात की और साथ के साथ ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें। कोविड टाइम पे हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी बेनिफिशियरी हुई और उसके कई प्रणाली विकसित हुई कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कई कोर्सेज भी उसमें दाखिला भी ले सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। वो कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव, माइलस्टोन साबित होगा शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे पैंडेमिक के समय पे हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सारा लॉकडाउन हो गया था। तो यदि शिक्षा चालू रखनी है तो ऑनलाइन ही एक माध्यम था और भारत ने जो डिजिटल इंडिया माध्यम से जो अपना इंटरनेट का फैलाव बढ़ाया था, उसका फ़ायदा उस समय पे हुआ।
थोड़ा लर्निंग लॉस ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए सीखना, टीचर के साथ बैठ के सीखना और ऑनलाइन में सीखने में थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर होता है। लेकिन इसका एक और अच्छा प्रभाव ये हुआ कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेज में यदि अच्छे प्राध्यापक नहीं भी है तो दूसरों के कॉलेज के प्राध्यापकों से हमको सीखने के लिए मिलने की संभावनाएं बढ़ गई है। और भारत ने जो अपना इंडिजिनस मूक प्लेटफॉर्म, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज का स्वयं नाम का जो पोर्टल तैयार किया, उसमें अभी 4000-5000 के ऊपर कोर्सेज है। अपने घर में बैठ के कहीं भी दूर दूर जगह में जो है छात्र इंटरनेट जहाँ है वहाँ से वो कोर्स कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं और उसके क्रेडिट जो पाते हैं वो अपने साथ जोड़ सकते हैं। और उसी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, उसके लिए भी लाभ होगा। हमने अपार आईडी क्रिएशन करने का एक बात की है कि हर छात्र को यूनिक आईडी, जैसे आधार आईडी है वैसे ही हर छात्र को एक अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इस नाम से अपार का मतलब ही बहुत सारे विस्तृत रीति से अनेक उपयोग उसके हो सकते हैं। और ये जो एंट्री और एग्जिट शिक्षा में आसान हुई है कि बीच में लड़कियां और स्कूल छोड़ देती थी, कॉलेज छोड़ देती थी, शादी वजह हो या कोई भी वजह हो, तो अभी जो एंट्री और एग्जिट आसान हुई है उसको कैसे समझें कि मतलब क्या चेंजेस आए हैं? तो मैं जैसे कहा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट में किसी को वो शिक्षा उसकी रुचि नहीं है इसलिए भी छोड़ सकते हैं, और उनको खाली हाथ जाने के बजाय जो 4 साल का प्रोग्राम है उसमें 2 साल हो गए हैं तो हो सकता है डिप्लोमा, 3 साल हो गया तो माइनर डिग्री, और 4 साल पूरे हो जाएंगे तो ऑनर्स डिग्री के साथ बाहर जा सकते हैं। ये एक बात होगी। किसी किसी को घर में कोई तनाव हो गया, कोई घर में शिक्षा लेने के लिए कोई असुविधा हो गई, किसी भी कारण से पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया इसलिए लड़कियों को वहाँ दूसरे जगह में जाने में, हॉस्टल में रहने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए टेम्परेरीली जिसको शिक्षा से बाहर जाना है उनको वापस आने का रास्ता पहले जो नहीं था वो इसमें तैयार हो गया है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक सिस्टम में ये बात सामने आई है कि प्राचीन मूल्यों और परंपराओं से जुड़ी हुई शिक्षा हो। हम गुरुकुल परंपरा तो नहीं शुरू कर सकते आज के समय में, लेकिन वो उसके लिए कोई एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक परिपाटी शुरू की गई जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत की चीज़ों को जान सकें। वो क्या है, वो थोड़ा बताइए छात्रों को। भारतीय ज्ञान परंपरा या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स ऐसे नाम से एक प्रकोष्ठ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने AICTE में गत 4-5 साल से शुरू चला आया है। उसके तहत बहुत सारी काम हो रहे हैं। पहली बात, हमको हमेशा लगता है कि विज्ञान जो है बाहर से आया है, लेकिन हमारा विज्ञान शुरुआत हुआ कणाद हो या आर्यभट्ट हो जो गणित तज्ञ थे, यहाँ से जो तैयारी हुई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, वो बाहर गई और वहाँ और ज़्यादा विकसित जरूर हुई है। ऐसा नहीं कहते कि बाहर विकसित नहीं हुई, लेकिन उसका मूल जो है वो भारत था। ये हमारे छात्रों को पता ही नहीं है, तो वो बताना एक बहुत ज़रूरी काम है। हमारे विस्तृत जानकारी के लिए आर्ट हो या पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, दुनिया में इतनी विविधता कहीं भी नहीं है, इतनी विविधता यहाँ है। हमारे खान पान में है, हमारे ड्रेसेस में है, हमारे क्लाइमेट में है, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में है, इतनी डाइवर्सिटी लैंग्वेजेस में है। तो ऐसी जो स्थिति हमारे देश के, इसके बारे में जानना, तो इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत छात्रों को जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश ले जाते हैं तो उनको हमारे बेसिक मूल तो एक ही है, लेकिन हम विविधता से भरे हुए हैं। जैसे गार्डन में अलग अलग फूल होते हैं, वैसे हम अलग अलग गुच्छ में बने हुए फूल है। ये जब ध्यान में आता है तो नेशनल इंटीग्रिटी भी बढ़ती है, और उसके अलावा एक दूसरे से सहमत होके कोऑर्डिनेटेड वे में, कोलैबोरेटिव वे में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसकी भी शिक्षा छात्रों को मिल जाती है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये सारी चीज़ें यदि हमको छात्रों को बताना है तो उसकी किताबें बनानी पड़ेगी, उसकी सिलेबस बनानी पड़ेगी, उसके टेक्स्ट बुक बनाने पड़ेंगे, और वो भी सारे भाषाओं में बनाने पड़ेंगे। तो हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांसलेशन टूल भी बनाया है, उसका नाम है अनुवादिनी। इसके तहत जो अंग्रेजी में अच्छी किताबें हैं वो भारतीय 14 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली होता है,
और थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ता है कि पूरी 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में अपने अपने भाषाओं में ये सारी चीज़ें सीखने के लिए छात्रों को उपयुक्तता मिलती है। आप एआईसीटी के बहुत लंबे टाइम तक चेयरमैन रहे, तो एआईसीटी में सारे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग कंपलसरी होगी, ये कब से व्यवस्था की गई? और क्योंकि जब शिक्षा, हायर एजुकेशन बड़े बदलाव की ओर थी, उस टाइम पे आपने वो जिम्मेदारी निभाई, तो वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो पिछले हम 7-8 सालों में, 9 सालों में दिखे? 7 साल पहले हमने सर्वप्रथम ये कहा कि स्कूल शिक्षा करने के लिए यानी टीचर्स को बीएड और डीएड करना पड़ता है, लेकिन इंजीनियरिंग में हो या यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ाने के लिए आप मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री करके सीधे आ जाते हैं। उनको छात्रों के साथ व्यवहार कैसे करना, करिकुलम का रिवीजन कैसे करना, पेडागोजिकल अदर एस्पेक्ट्स क्या होती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, ये कोई भी सिखाया नहीं जाता है। अपने आप कुछ शिक्षक प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हैं और कई लोग ऐसे लड़खड़ाते हुए चलते रहते हैं। तो हमने कहा कि 8 मॉड्यूल वाला शिक्षा क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन में मैंडेटरी फैकल्टी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की पहले व्यवस्था की। ये 8 मॉड्यूल में उनको एज ए टीचर हमारा कर्तृत्व, क्या कर्तव्य है, ये भी पता होना चाहिए, सिलेबस का रिवीजन कैसे होता है वो भी पता चलना चाहिए, क्लास का प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए, हमको एग्जामिनेशन भी कैसी लेनी है। हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारे रोट लर्निंग यानी रट्टा मार के उत्तर देने वाली टाइप की क्वेश्चन पेपर आती थी। अब उनको इनोवेटिवली कैसे हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ऐसे प्रश्न पत्रिका कैसे बनानी चाहिए उसका ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का उपयोग और एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे 8 मॉड्यूल मैंडेटरी कर दिए हैं। और ऐसे शिक्षक जब बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल से शिक्षा में बहुत बड़ा आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी तरफ जो मैं बार बार कहता हूं कि टेक्नोलॉजी हर रोज बदल रही है। एक 25 साल पहले इसका नाम भी जो सुना नहीं था, ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी के शब्द भी आ रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, मेटावर्स, वैसे ही एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिफिकेशन, कॉमिक्स के तरीके से लोगों को सिखाना। उसके अलावा हम देखते हैं कि रोबोटिक्स आ गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई। ये सब 25 साल पहले नहीं था। और हमारे जो शिक्षक उस समय पे डिग्री करके आए हैं, उनको जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको जब तक एआई, एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये सब नहीं पढ़ाएंगे, चैट जीपीटी और GPT-4 और ओपन एआई के बारे में नहीं बताएंगे, ऐसे शिक्षक क्लासरूम में जाएंगे तो शिक्षार्थियों को इंटरनेट से ज़्यादा माहिती होगी शिक्षकों से। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है और इसको शिक्षा से कैसे जोड़ के देखें? उसमें कोई आईडी नंबर जारी किया जाता है और विश्व स्तर पर देखा जाए तो जो शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन हुआ है वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ इनोवेशन के लिए और स्टार्टअप के लिए ज़्यादा सपोर्ट पहले नहीं था। 10 साल में बहुत ही बड़ा प्रतिभा वाले जो छात्र हैं वो अभी स्टार्टअप कर रहे हैं। करीब करीब 300-350 स्टार्टअप थे 2014 में, और 2016 में ही स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी आई। एआईसीटी ने भी अपनी स्टार्टअप पॉलिसी बनाई। तब से हमने हैकाथॉन करना शुरू किया, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और हर इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेंटर तैयार करने की भी बात की। ये सभी करने के बाद हर कॉलेज से स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, बहुत जगह में इंक्यूबेटर भी सेटअप किए गए हैं, और उसके वजह से आज 1 लाख के ऊपर स्टार्टअप है, और करीब 100 के ऊपर के जो स्टार्टअप है वो जो $1 बिलियन वैल्यूएशन से ऊपर, यानी ऐसे स्टार्टअप भी अभी आज हमारे देश में 100 के ऊपर हो गए। तो इसका मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में जब हम शुरुआत से ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा देना शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव होता है, और जॉब सीकर के जगह जॉब गिवर्स हमारे देश से तैयार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो एक विदेश मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय हमारी यूनिवर्सिटीज़ को अब्रॉड ले जाने की योजना है और उस पर काम भी हो रहा है, वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताइए ज़रा। नहीं, हमारी 2 योजनाएं थी। एक लीप प्रोग्राम था जहां शिक्षकों को, जहां उनको लीडरशिप डेवलप करने के लिए 3 हफ्ते का प्रोग्राम होता था। 2 हफ्ते शिक्षक एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT है, IIM है, ऐसे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको ये दायरा दिया गया था। वो 2 हफ्ते
अपने इंस्टीट्यूट में सारे शिक्षकों को बुला के ट्रेनिंग देते थे और एक हफ्ता विदेश में ले जाकर वहाँ के अच्छे यूनिवर्सिटी को दिखा के लाते थे। ये हो गया टीचर्स के लिए। वैसे ही AICTE ने छात्रों को भी बाहर का एक्सपोजर मिलने के लिए जो इंटरनेशनल कंपटीशन होती है, रोबोटिक्स में होती है, ऑल टेरेन 4-व्हीलर व्हीकल डिज़ाइन और फैब्रिकेशन करने वाली कंपटीशन होती है, सर्किट डिज़ाइन की कंपटीशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की होती है। ऐसे देश के अच्छे से अच्छे जो स्टूडेंट अपना प्राइज़ भारत में मिलता है, उनको विदेश में जाके उस कंपटीशन में जाके वहाँ भी अपनी प्रतिभा को दिखाना और वहाँ से कुछ सीख के आके हमारे देश में उसको लागू करना। इसके लिए भी कुछ हमने एक्टिविटीज़ शुरू की थी, वो चल रही है। ये सब होने के वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। वो इनडायरेक्टली हमारा इनोवेशन इंडेक्स जो है 81वें स्थान में था, 81st, वहाँ से 7 साल में 40वें स्थान पर पहुँच गया है। एक बड़ी उपलब्धि है। अभी नंबर ऑफ स्टार्टअप्स में हम 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गए हैं। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी भी 10वें स्थान से लेकर अब 5वें स्थान पे आ गई है GDP के हिसाब से, और आगे बढ़ते हुए कुछ ही सालों में हम 3rd पोजीशन में 3रे स्थान पर भी आ जाएंगे। तो ये सारा चीज़ जो हो रहा है उससे एक तो मिडिल क्लास बढ़ रहा है, गरीबी रेखा से लोग बाहर आ रहे हैं, और बहुत सारे छात्र कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे हैं तब अपना खुद का कुछ व्यवसाय करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप की दिशा। जो ट्राइबल एरिया के छात्र हैं उनके भी जीवन में बड़ा बदलाव आया। शिक्षा मंत्रालय ने बहुत काम किया है, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की आपने बात की। ट्राइबल एरिया के छात्रों के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए? नहीं, ट्राइबल हो या दूर दराज के जगह, नॉर्थ ईस्ट के हो या जम्मू कश्मीर के हो, इन सब लोगों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की उपलब्धता कराना। उसके अलावा ये जो इंटरनेट का बैंडविड्थ है वो दूर दराज के जगह में पहले नहीं था। अब करीब करीब 3.5 लाख गांवों में ये पहुंचा है। जैसे हमने कुछ साल पहले सुना था कि लास्ट विलेज को इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, वैसे हर गांव में भी इंटरनेट जब पहुंचेगा तो उनके पास छोटे छोटे डिवाइस 8,000, 10,000, 5,000 के यदि स्मार्ट डिवाइस है तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ कहीं भी बैठ के सबसे बेहतरीन शिक्षा अपने घर में बैठ के सीखने के लिए ये सुविधा होगी। तो ट्राइबल स्टूडेंट के लिए भी इसका प्रोविज़न मिल जाएगा। ये बच्चों की जो बाल वाटिका है, जादुई पिटारा है, PM श्री योजना है, ये क्या है? थोड़ा सा इसका ब्रीफ बताइए। जादुई पिटारा जो मैंने कहा कि पहले 5 साल का जो है 5-3-3-4 का, उसमें बच्चों को खेलते हुए सीखने के लिए है। और वो जादुई पिटारा यानी जादू कुछ नहीं है, उसमें बहुत सारे खिलौने ऐसे हैं जो देखने के साथ साथ बच्चे का मन उसमें लग जाएगा और वो खोल के देख के सीखने लगेगा। तो एक तरफ ये सेल्फ लर्निंग भी है, और जो समझ में नहीं आता है टीचर को पूछेगा तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होगा, इंक्विजिटिवनेस बढ़ेगा, उसका कुतूहल बढ़ेगा। ये सब हो जाता है तो शिक्षा में जब रुचि पैदा होती है तो खुद भी शिक्षार्थी नया नया खोज करके खुद सीखने का प्रयास करेगा। तो ये है जादुई पिटारे का। और हमारे जो जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात की थी, वहाँ हमारे देश के जो विज्ञानी, जो उस टाइम में हम उनको ऋषि मुनि कहते थे, लेकिन वो सब विज्ञानी थे, उनके बारे में भी जब समझ में आएगी, यदि हमारे देश में इतना बड़ा विज्ञान पहले से ही निर्माण हो गया तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बढ़ने में भी कामयाब हो गया। शिक्षकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं शिक्षा में हो रहे परिवर्तन को देखते हुए? और जो शिक्षण पद्धति है उसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसे शिक्षक हैं जिनको ट्रेन किए जाने की ज़रूरत है? नहीं, सारे लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और रीट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। हम हमेशा इंडस्ट्री में एक शब्द प्रयोग करते हैं कि स्किलिंग होना चाहिए, लेकिन वो स्किल ही चलेगा ऐसा नहीं है, तो हमको रीस्किलिंग करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करना पड़ेगा। तो वैसे ही टीचर्स को भी उनको अलग अलग नए विषय जो अभी आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। एक तो शुरुआत में ट्रेनिंग चाहिए और उसके बाद कंटिन्यूस ट्रेनिंग भी चाहिए। आप NETF के चेयरमैन हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं और क्या आगे की योजनाएं हैं? NETF का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे अच्छी तरीके से हो सकता है, मैंने पहले भी 2-3 शब्द प्रयोग किए थे। AVGC सेक्टर, तो बच्चों को एनिमेशन से मज़ा आता है, वो कॉमिक्स देखना पसंद करते हैं। उनको कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कॉमिक्स के माध्यम से सिखाएंगे, दिखाएंगे
तो जल्दी समझ में भी आएगी और वो ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में रखेगी, क्योंकि जब पिक्चर देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। प्रैक्टिकल हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा हमारे अंदर में रहता है, कुछ बाहर चला जाता है। तो इसलिए एनिमेशन हो, विजुअल इफेक्ट्स हो, देखिए ना रामायण वगैरह महाभारत सीरियल को हमेशा बच्चे देखते रहते थे क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग होता था। तो शिक्षा भी कैसे इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती ये एक भाग हो गया, विजुअल माध्यम भी और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा नेतृत्व की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि जो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं, हमारा जो भावी युवा जो होगा, विकसित भारत 2047 विकसित भारत के संकल्प के साथ हम बढ़ रहे हैं, तो उसको भावी योद्धा हम कह पाएंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कितना मजबूती के साथ हम देखते हैं? देखिए ऐसा है कि जो युवा है इनके माध्यम से जब 2047 में हमारे 100 वर्ष का वर्षगांठ होगा भारतीय इंडिपेंडेंस का, तब आज के जो युवा है वो लीडरशिप रोल में रहेंगे। उनके प्रयास से देश और आगे बढ़ते रहेगा। इसलिए मोदी जी उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी है, उनके ऊपर विश्वास रखो। वो मेन की पॉइंट बताइए आप, जो पिछले 10 सालों में जो बड़ी उपलब्धियां हम मोदी सरकार की देखें 2 कार्यकाल में, 2 टर्म में। हमारे स्कूलों में टॉयलेट नहीं थे, लड़कियों को वहाँ स्कूल में जाने में दिक्कतें होती थी, उसको भी सॉल्व किया। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नए नए इंस्टीट्यूट्स को खोले। तो एक तरफ शिक्षा, एक तरफ डेवलपमेंट, दोनों एक साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल सही है कि 3 स्तर की शिक्षा को समझना है हमें, पिछले 10 साल के उपलब्धियां और आगे हमें क्या उम्मीदें हैं इस शिक्षा पद्धति से, स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन। अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म में समझना चाहें 10 साल की उपलब्धियों को। नहीं, उपलब्धि ऐसे हो गई कि अभी हमारे नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्रीज हो गए, लोग अपने पैर पर खड़ा होना शुरू हो गया। देश में नहीं, विदेश में भी हमारे छात्र जाके वहाँ बहुत सारे कंपनी के CEO तो भारतीय हो गए हैं। तो ये सब उपलब्धि दिखाई दे रही है। अगले 15-20 साल में जब तक हम हमारे अमृत काल में आगे बढ़ते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से हमेशा एक अंग्रेजी में कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, बट स्काई इज़ आल्सो नॉट द लिमिट। आज हम चांद पर जा रहे हैं, साउथ पोल में, हम सूरज के पास भी जा रहे हैं और मार्स के पास भी जा रहे हैं। तो हमको अभी स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट, हम आगे आगे बढ़ते। कोई सुझाव आप छात्रों को और अभिभावकों को, शिक्षकों को देना चाहें? पहले तो अपनी इंटरेस्ट को खोजो, जहाँ अपना रुचि है उसी में शिक्षा ले लो, और जो भी सीखोगे, जो भी जहाँ भी जाओगे वहाँ उत्कृष्टता आनी चाहिए, एक्सेलेंस आना चाहिए। और एक्सेलेंस के तरफ जाने से आप हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये महत्वपूर्ण है। ये यदि करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे भारत देश को कोई भी रोक नहीं सकता है। और ये सब करते समय हमेशा मन में सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये दोनों याद में रखना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं जा रहे, हम दूसरों को मदद करने के लिए जाएंगे, अपने आप उनको साथ में जोड़ कर जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा सबका साथ सबका विकास कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। तो ये थे अनिल सहस्त्रबुद्धे, जिन्होंने हमें बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां रही और आगे की क्या क्या योजनाएं हैं। और वो सब तभी संभव है जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो और उसके साथ सबका प्रयास भी हो। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।